हेलो, वेलकम टू रेगिस्तान यूनिट 2 टॉपिक 4 का पार्ट थर्ड हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। इससे पहले के लेक्चर्स में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हमने किया था मीट, पोल्ट्री एंड फिश। तो आज हम बात करेंगे सीरियल और पल्सेस की, जैसे दाने, चावल, दाल। इनमें स्पॉइलेज या फिर ख़राब होने के कारणों के बारे में समझेंगे। ये एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत धीरे धीरे और आसानी से कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहें। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा एग्ज़ाम फैक्ट्स के साथ में। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। कॉजेस ऑफ स्पॉइलेज, ख़राब होने के कारण। समझिए, जब सीरियल और पल्सेस में फंगस जैसे एस्परगिलस फ्लेवस और पेनिसिलियम ये उगता है तो एफ्लाटॉक्सिन बनता है। एफ्लाटॉक्सिन ये एक तरह के जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं, जो खाने से हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मॉइस्चर 14% 14% से अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब ये फंगस तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन आपको पता है लीवर के कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है, इसलिए WHO ने इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स दिए हैं। और इंडिया में भी काफ़ी सारे फूड लॉज हैं जिनमें इसको चेक किया जाता है। समझ गए? मतलब कीपिंग ग्रेन्स ड्राई इज़ योर फर्स्ट स्टेप टू फाइट दिस स्नीकी टॉक्सिन्स। बेसिक सी बात है। सेकंड पॉइंट है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है समझते हैं। देखिए, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। और ये शुगर, ये जो स्टार्च है, ये सीरियल में पहले से नेचुरली प्रेजेंट होती है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन को भी प्रमोट करता है। देखिए, अगर नमी ज़्यादा होगी तो ये शुगर ख़राब होने का रीज़न भी बन सकती है और स्मेल आने लग जाती है। जबकि आप जानते हो कि अगर फर्मेंटेशन कंट्रोल में होता है तो ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जैसे कि इडली बनना, डोसा बनना, हमने इससे पहले फर्मेंटेशन को समझा था अच्छे से, लेकिन यहाँ ये अनकंट्रोल्ड वे में होता है जिससे हमें नुकसान होता है और ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो थर्ड पॉइंट है हमारा केमिकल चेंजेस। इनको समझते हैं। देखिए, ये हमारे लिए इसलिए भी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, अनाज नहीं होता, तो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू उन तक अनाज पहुंचाती है। इन अनाज को पहले वो किसान से ख़रीदती है MSP पे, उसके बाद उनको स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद फिर इनको सरकारी जो दुकानें होती हैं उनके थ्रू लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है। तो इस बीच में ये ख़राब ना हो, इनमें कोई पॉइज़न ना बन जाए, इसके लिए इसका रख रखाव करना जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और एज अ फूड इंस्पेक्टर, एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि आप टाइम टाइम पर जाकर उन स्टोरेज को चेक करें जिससे कि ख़राब खाना किसी के पास ना हो जाए। तो देखिए, स्टोर्ड ग्रेन्स में लिपिड पेरोक्सीडेशन होती है जिससे रेंसेट ऑडोर्स, यानी कि बहुत ही बकवास, बहुत ही घटिया वाहियात स्मेल आती है। तो ये टाइम के साथ होता रहता है। लिपिड आप याद रखेंगे, इसमें पेरोक्सीडेशन होता है, इससे यहाँ पे रेंसेट ऑडोर, इसका मतलब होता है बहुत गंदी गंदाना ये आता है। ठीक है, ये स्मेल खाने को ख़राब तो कर ही देती है, साथ ही टेस्ट भी इसका बिगड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, रेंसिडिटी से विटामिन जैसे विटामिन E ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हेल्थ के लिए हमारे काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसलिए ग्रेन्स को कूल या फिर डार्क जगह पे स्टोर किया जाना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, और इसके अलावा होता है रोडेंट डैमेज। आपने ग्रेन्स में देखे होंगे कई प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसको स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ पे चूहे भी पनप जाते हैं, वो इसको खाते हैं, वेस्ट तो करते ही हैं, इसके अलावा उनका जो वेस्टेज रहता है वो खाने में मिल जाता है जिससे खाना कंटेमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है आपका राइस वीविल, ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो राइस में पाया जाता है। इससे पूरा का पूरा राइस एक अगर बोरे में कट्टे में रखा है तो वो भी पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए स्टोरेज में हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझ गए आप? ये सब कारण हमने सीरियल्स और पल्सेस को ख़राब करने वाले समझे, लेकिन टेंशन मत लो, अगर हम ग्रेन्स को ड्राई कूल जगह पे रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करेंगे तो और उनको रेगुलरली चेक करेंगे तो स्पॉइलेज से बचा जा सकता है। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं कि जब स्पॉइल हो जाता है खाना तो उसके क्या क्या साइन होते हैं, कैसे उसके लक्षण होते हैं। देखिए, अब देखिए, जब अनाज ख़राब होता है तो बहुत बेसिक सी बात है, कैसे दिखता है, मोल्डी दिखता है, उसमें डस्ट दिखेगी आपको, ब्लैक और वाइट फंगल के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, पाउडर फॉर्म उसका बन जाता है, और इसके अलावा डिसकलरेशन, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, कई जगह पर आपको वो ग्रीन या फिर येलो दिखाई देता है।
ठीक है। बाकी क्यों, और इसका कारण होता है कि जो मॉइस्चर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है अनाज के द्वारा। चलिए, ये बहुत ही बेसिक से साइन होते हैं, ये ज़रूरी हमारे लिए नहीं है। ज़रूरी है जो चीज़ हमारे लिए वो है प्रिवेंशन, यानी उसके मेथड्स, रोकथाम के तरीके। तो चलिए अब हम इसको ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं इसको। थर्मल प्रोसेसिंग क्या है, क्या होता है समझ। ग्रेन्स को 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करना, ये मैकेनिकल ड्रायर्स या फिर सन ड्राइंग से किया जा सकता है। अगर नमी की कमी होगी तो इससे फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे और जिससे स्पॉलेज रुक जाएगा। सिंपल है। सन ड्राइंग आपको पता है, यानी धूप में सुखाना उसको, ये ट्रेडिशनल है और इंडिया के आज भी गाँव में अभी तक इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन वही मैकेनिकल अगर ड्रायर्स की बात करेंगे तो ये ज़्यादा फास्ट है, कंट्रोल वे में होता है और परफेक्ट ड्राइंग से, इसकी परफेक्ट ड्राइंग से आप अपना खाना महीनों तक सेफ रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड पॉइंट है हमारा कोल्ड स्टोरेज। ये पता है आपको, ग्रेन को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हर्मेटिक सीलिंग के साथ स्टोर करना। नया शब्द है इसमें, हर्मेटिक सीलिंग। ये क्या होता है? सिंपल है, यही बता रहा है आपको कि ऑक्सीजन को 2% से कम यहाँ पे आपको रखना होगा। इसी को हर्मेटिक सीलिंग इसको कहा जाता है। बेसिक है। देखिए, ठंडी जगह और कम ऑक्सीजन से इंसेक्ट और फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। बहुत ही बेसिक है। चलिए, हर्मेटिक सीलिंग अगर नहीं समझ पा रहे तो और बताता हूँ। ये एक तरह का एयर टाइट टेक्निक होता है जो ऑक्सीजन की लिमिट को कंट्रोल करता है। स्पेस मिशंस जाते हैं तब उनमें भी इसको यूज किया जाता है। जो अपने साथ खाना लेके जाते हैं, जो स्पेस जो यात्री रहते हैं, वो अपने खाने को इसी टेक्निक से प्रिजर्व करके रखते हैं। समझ गए आप? मतलब कोल्ड स्टोरेज लाइक गिविंग योर ग्रेन्स अ कूल वैकेशन फ्रॉम पेस्ट्स। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, केमिकल प्रिजर्वेशन कैसे। देखिए, यहाँ आप समझेंगे फ्यूमिगेशन विद फॉस्फीन 2 to 3 ग्राम और डाइटोमेसियस अर्थ ये 500 ग्राम पर टन, ये यूज़ किए जाते हैं। क्या है? केमिकल प्रिजर्वेटिव से। समझिए, ये केमिकल्स इंसेक्ट को मार देते हैं और ग्रेन को सेफ रखते हैं। फॉस्फीन एक गैस होती है जो केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक हो सकती है अगर इसको सही तरीके से यूज न किया जाए। और वहीं मैंने आपको ये दूसरा बताया, ये तो फॉस्फीन का बताया मैंने। दूसरा है डाइटोमेसियस। ये क्या है समझिए, ये नेचुरल है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये टॉक्सिन हो सकती है लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। समझ गए आप? नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग। इसमें हमें क्या करना है, पॉलीप्रोपिलीन बैग। एक तो ये काफ़ी लाइट होते हैं और यहाँ इंडिया के वेयर हाउसेस में आसानी से बहुत मिल भी जाते हैं, यानी यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। बाकी सिलोस ये बड़े स्केल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के गोदाम्स होते हैं वहाँ पे जाके इनको यूज़ किया जाता है। ये सिलोज, ये दूसरा वाला मैंने आपको बताया, एयर टाइट रहते हैं, यानी ऑक्सीजन को ये कंट्रोल करते हैं। उनका लेवल 2% से भी नीचे रखते हैं। ठीक है। चलिए, बेसिक सी बात है। देखिए, ये नॉलेज आपको एग्जाम में तो पॉइंट्स दिलाएगी, बाकी आपको प्रैक्टिकल डेली की लाइफ में भी आप काम आने वाली नॉलेज है। देखिए, डेटा एंड स्टैटिक्स है यहाँ पे कुछ बोल रहा है आपसे कि इंडिया लूजेस 10 to 15% ऑफ इट्स सीरियल प्रोडक्शन। टोटल सीरियल प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 120 मिलियन टन्स, इतना, जिसमें से 10 से 15% हर वर्ष ख़राब हो जाता है। किसकी वजह से? स्पॉइलेज की वजह से। 2014 का ये डेटा है ICAR का। बाकी पल्स स्पॉइलेज अकाउंट फॉर 8 to 10%, ये 25 मिलियन टन पल्सेस होते हैं प्रोड्यूस इंडिया में हर साल, जिसमें से 8 से 10% स्पॉइलेज की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो समझ रहे हैं आप कि खाने की कितनी किल्लत को, कितनी कमी को दूर किया जा सकता है अगर हम सही टेक्निक्स को, प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हैं अगर उनका सही से यूज करें तो। चलिए, कॉमन स्पॉइल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? बहुत बेसिक है। चावल, गेहूँ, मक्का, दालें, चने, उड़द और मूंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, इस वाले टॉपिक में। ठीक है। बेसिक्स हैं, सबके साथ एक जैसी घटनाएं होती हैं, इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। हेल्थ के इम्पैक्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। आपको पता है कि अफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक तरह का पॉइजन है। अगर ये जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लिवर का कैंसर होने तक के चांसेस इससे हो सकते हैं। इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स और माइकोटॉक्सिन्स में कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस और डाइजेस्टिव इश्यूज। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। आपके डाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ इशूज आ सकते हैं और दूसरा आपको एलर्जीज से हो सकती है। वहीं इकोनॉमिक, देखिए हमने इसके कई सारे डायमेंशंस को कवर किया है। इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट को भी हमने इसमें डाला है एक पॉइंट के फॉर्म में। देखिए, यहाँ से आपको बता रहा है ये इंडिया में स्पॉइलेज जो है, स्पॉइलेज की वजह से इंडिया का 15,000 करोड़ इतना लॉस एनुअली होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, तो एक और हमारा पॉइंट है जिसमें ये बोल रहा है कि FSSAI सेट्स मैक्सिमम एफ्लाटॉक्सिन लिमिट 20 ppb। क्या है ये समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए, एफ्लाटॉक्सिन की मैक्सिमम लिमिट 20 ppb इतनी ही होनी चाहिए। क्या है ये?
पार्ट्स पर बिलियन इसको कहते हैं, पीपीवी यानी कि पार्ट्स पर बिलियन रखी है, जो 2011 के रूल्स में डिफ़ाइन हुई है। ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए आप। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया 15,000 करोड़ का एनुअली नुकसान होता है एफ्लाटॉक्सिन की इस पॉलिसी के कारण, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर एफ्लाटॉक्सिन 20 पीपीवी से ज़्यादा हो जाएगा तो ये खाने के लिए हार्मफुल हो सकता है, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए स्टोरेज और हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना होगा क्या है ये। देखिए, मोल्ड या पेस्ट के जो साइन के लिए चेक करो और 1% हाइपोक्लोराइड से स्टोरेज एरिया को क्लीन कर दो। सिंपल सी बात है, समझो मेरी बात को। इसमें क्या लिखा है, देखिए क्या करना है, रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर साइन ऑफ मोल्ड और पेस्ट। सबसे पहले तो यही करना है हमको कि रेगुलर क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। अगर मोल्ड के या पेस्ट के कहीं पे साइन दिखाई देते हैं तो उस स्टोरेज को क्लीन करो, उस एरिया को क्लीन करो। किससे? 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, इसके साथ इसको सही करना है हमको, ठीक है। मेनली हमें चूहों से नुकसान यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ग्रेन्स को चूहों से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक लिफ्टेड प्लेटफॉर्म पे इसको ऊपर रख सकते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो, तो वहाँ से ये बचा रहेगा। चलिए, तो इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ मैंने आपको टॉप 10 वन लाइनर्स दे दिए हैं। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अपने आप पढ़ेंगे, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, बाकी बाद में तो पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, उसमें से आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं और इसके अलावा इस टॉपिक को लेकर के आपकी एक समझ और ज़्यादा अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। इस टॉपिक में 4th नंबर का सब टॉपिक है हमारा ऑयल। हमें ऑयल को समझना है कि इसमें खराबी, स्पॉइलेज किस कारण से होते हैं और कैसे ऑयल को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और ऑयल जब ख़राब हो जाता है तो उसका हमारी हेल्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब को हम समझेंगे, इस सब को हम पढ़ेंगे। चलिए, स्पॉइलेज के कारण हम सबसे पहले समझेंगे। माइक्रोबियल ग्रोथ हमारा सबसे पहला पॉइंट है। अगर देखिए, समझिए, अगर तेल में पानी है तो बैसिलस स्पीसीज या फिर मोल्ड ये उग सकते हैं जो कि अनरिफाइंड ऑयल में कंटेमिनेशन कर देते हैं। देखिए अनरिफाइंड ऑयल क्या है, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोल्ड जो प्रेस्ड ऑयल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें नेचुरल इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये प्रोसेस कोई बहुत नई टेक्निक नहीं है, ये आप गांव देहात में कभी भी अभी भी जा कर के आप देख सकते हो, इसी प्रोसेस से इसको बचाया जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट है हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लाइपेज जो एंजाइम है ये तेल के फैट्स को ब्रेक कर देता है। तेल में तो फैट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसको ब्रेक करता है जिससे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी बन जाती है और क्या बनता है, फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं। अब इससे होता ये है कि जो तेल है आपका प्रोसेस्ड, वो बकवास एकदम, उसका टेस्ट उसका बदल देता है और उसमें भयंकर गंदी स्मेल आने लग जाती है। समझ गए? अब ये लाइपेज क्या होता है, ये नेचुरल एंजाइम होता है जो सीड्स में मिलता है बेसिकली, और सीड्स से हम तेल निकालते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन तेल को हमने रिफाइन नहीं किया है, जो माइक्रोब्स हैं उनको बढ़ा देता है। इतना सा आप समझ गए होंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल चेंजेस। इससे ये कैसे ख़राब होता है अब हम उसे समझते हैं। आपको पता है कि अनसैचुरेटेड जो ऑयल है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन फोटो ऑक्सीडेशन और ऑटो ऑक्सीडेशन, इससे ये ख़राब हो जाता है। समझ रहे हो? इससे रेंसिडिटीज़ में आ जाती है। ये क्या है, लाइट, हीट, ऑक्सीजन, इनकी वजह से ही ख़राब हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, फोटो ऑक्सीकरण हो जाता है। क्यों है? ये तेल को रैंसिड बना देते हैं, और रैंसिड मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, रैंसिड का मतलब होता है बकवास, स्मेल आना, ठीक है। चलिए, ऑटो ऑक्सीडेशन अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में समझिए, एक स्लो प्रोसेस होता है जो तेल को खुला रखने से होता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, जब हम तेल को खुला छोड़ देते हैं, ढकते नहीं है, तब ये होने लगता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो ऑयल है उसको डार्क बोटल्स में रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनेंगे आप। तेल को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना आइडियल माना जाता है, लेकिन इंडिया में मौसम थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है ख़राब होने की, इसको ये बढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं कि इसको कूल टेम्परेचर में रखना चाहिए, 15 से 20 के बीच में रखना चाहिए। इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे अगर रख दिया तो तेल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। समझ में आ गया? चलिए, अब हम समझते हैं इसके
कि ख़राब होने के लक्षण क्या क्या हैं बताइए। आप समझ सकते हैं ऑयल ख़राब होगा तो कैसा लगेगा, बिटर लगेगा, सोपी टेस्ट लगेगा, साबुन जैसा स्वाद आएगा, अनप्लीजेंट ओडोर और गंध बहुत गंदी आएगी। समझ गए, समझ आया। इसके बाद उसका जो कलर है ऑयल का वो डार्क होने लग जाएगा। समझ आया। इसके अलावा गर्म जब आप करोगे तो उसमें फोम बनने लग जाएगा, झाग बनने लग जाएंगे। इतना सा समझ आ गए। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो ऑयल है ये ख़राब हो चुका है। और वहीं सेकंड नंबर पे आप देखेंगे क्लाउडीनेस और सेडिमेंट फॉर्मेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यहाँ लिखा है कि धुंधलापन आ जाएगा और तलछट बनने लग जाते हैं, यानी कि ऑयल जो है उसमें लेयरिंग बनने लग जाती हैं। ऊपर आपको पतला दिखेगा, नीचे आप जाते जाओगे तो कुछ तली में जमा हुआ आपको दिखाई देगा, इस तरह से होने लग जाता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी प्रिवेंशन के मेथड्स देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा थर्मल प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है समझिए, तेल को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हम वैक्यूम में रिफ़ाइन करते हैं, जिससे इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं और एंजाइम्स इसमें जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, तेल को साफ़ रखना है, स्टेबल बनाना है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। समझ गए। बाकी वैक्यूम रिफाइनिंग से तेल का नेचुरल फ्लेवर थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। समझ आ गया। देखिए सेकंड पॉइंट है कोल्ड स्टोरेज। अब समझिए इसको, तेल को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे डार्क कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। क्यों किया जाता है, ठंड मैंने आपको बताया कि ठंडी और अंधेरी जगहों पे, डार्क जगहों पे जब आप रखोगे तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, यानी ऑक्सीजन भी वहाँ पे कम पहुँचती है और उसको लाइट का एक्सपोजर भी उसको कम मिलता है, जिसकी वजह से तेल बहुत जल्दी, ऑयल तो जो है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता और फ्रेश बना रहता है। बाकी मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जब आप इसको डार्क में रखेंगे ऑयल को तो विटामिन ई होता है ऑयल में, ये भी सेफ़ रहता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको डार्क में नहीं रखोगे, लाइट के एक्सपोजर में रखोगे तो विटामिन ई इसका नष्ट हो जाता है ऑयल का ऑक्सीडेशन के कारण। इतना आप समझ गए, इतना आप याद रखेंगे। बाकी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जा सकते हैं लाइक ब्यूटिलेटेड और हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA इसको बोलते हैं। ये हमें 200 ppm या फिर विटामिन ई एट 500 ppm ऐड कर सकते हैं। समझिए, बेसिक भाषा में आपको समझा देता हूँ। विटामिन ई जो है एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो BHA है, मैंने अभी आपको बताया, ये सिंथेटिक होता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, लेकिन केयरफुली इसको यूज़ किया जाता है। समझ, अगर विटामिन ई नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, BHA इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। बाकी विटामिन ई है तो वो तो फिर इसमें नेचुरली इसको प्रिजर्व करके रखेगा ही रखेगा, ठीक है। ये टोकोफेरॉल यानी केमिकल नेम होता है विटामिन ई का। वहीं एक और पॉइंट है पैकेजिंग। अच्छी पैकेजिंग से भी हम इसको बचा सकते हैं। कैसे, यूवी लाइट है इसको ब्लॉक करना है, यानी कि आपको लाइट को ब्लॉक करना है तो क्या करेंगे हम, ये जो एम्बर ग्लास है इससे कंटेनर हम बनाते हैं और उसको टाइटली उसको बंद कर देते हैं, जिससे लाइट उसमें नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी तो यूवी रेज नहीं जाएंगे, यूवी रेज नहीं जाएंगे तो ये कैसा रहेगा, ऑयल प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये जो एम्बर ग्लास की जो बोटल्स आती हैं ना, ये ऐसे नॉर्मल जो ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए नहीं, ये काफ़ी प्रीमियम क्लास का ऑयल होता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन से इसका कॉन्टैक्ट ये ख़त्म कर देता है, इतना आप याद रखें। बाकी डेटा और स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया में 15 मिलियन टन्स ईडेबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें से 2 से 3% ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। बाकी ग्लोबल ईडेबल ऑयल जो स्पॉइलेज लॉस है वो 5 बिलियन डॉलर का सालाना का होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा डेटा आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बाकी कॉमन स्पॉइल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एंड पाम ऑयल, ये सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं। सिंपल सी बात है। हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताइए। कंजम्पशन ऑफ रेंसिड ऑयल, अगर आपने बदबूदार ये तेल खा लिया, कैन लीड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ सकता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकती है और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, हृदय रोग आपको हो सकता है। बाकी कंटेमिनेटेड ऑयल में हार्बर मायोटॉक्सिन कॉजिंग लिवर डैमेज। मायोटॉक्सिन क्या है, मैंने वही बताया आपको, एक जहर है और आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है एक, देखिए यहाँ पे फिर से क्या लिखा है, ऑयल स्पॉइलेज कॉस्ट द इंडियन ईडेबल ऑयल इंडस्ट्री 2000 करोड़ एनुअली, यानी कि 2000 करोड़ रुपए जो है हमारे हर साल बर्बाद हो जाते हैं ऑयल ख़राब होने की वजह से, खाने वाला ऑयल ख़राब होने की वजह से। बाकी देखिए FSSAI ने तेल के लिए
मैक्सिमम जो पेरोक्साइड वैल्यू है ये कुछ डिसाइड कर रखी है। इसने बोला है कि 10 MEQ पर केजी ये होना चाहिए। और फैटी एसिड्स जो हैं, फैटी एसिड्स इनका कंटेंट 3% मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। ये 2011 के रूल्स के अकॉर्डिंग है। समझाता हूँ ये एक्चुअल में क्या है। देखिए, अगर किसी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी ने अगर इसको अगर फॉलो नहीं किया तो याद रखेंगे उस पर 2000 करोड़ तक का फाइन उस पर लगाया जा सकता है। इसके इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग, इसको कैसे बचाना है इसको हम बात करते हैं। अवॉइड स्टोरिंग नियर हीट सोर्सेज, सिंपल सी बात है, आपको हीट सोर्सेज से इसको दूर रखना है, विंडोज से दूर रखना है और क्लीन रखना है। बाकी ड्राई कंटेनर्स का यूज करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये सारी। मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अवॉइड रीयूजिंग ऑयल। बार बार ऐसा नहीं है कि आपने उस ऑयल में पहले पका लिया फिर से उसी में थोड़े दिन बाद फिर से पका लिया, जो कि जनरली आप जितने भी फास्ट फूड्स खाते हो बाहर ठेले पे खड़े हो गए उसमें यही करते हैं। एक एक साल से वो ऑयल उन्होंने नहीं बदला, 6-6 महीने से नहीं बदला, उसी में आज पका लिया कल पका लिया, जैसे ही ख़त्म होता है उसी में और मिक्स कर देते हैं। वो ऐसे ही चलता रहते हैं, धीरे धीरे एक तरह का ही स्लो पॉइजन बन जाता है, ठीक है। तो बाकी यही कुछ मेथड्स हैं जो तेल की क्वालिटी को सेफ रखते हैं और ख़राब होने से बचाते हैं। करना है हमको हीट और सनलाइट से बचा के रखना है। बाकी दूसरा, स्टॉक रोटेशन करते रहो। इससे क्या होता है, ऑयल एक साथ पूरा ख़राब नहीं होता है। आपने उसको बदल दिया तो धीरे धीरे अगर हो भी रहा होगा तो धीमे धीमे होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना हमने पढ़ लिया। बाकी पहले यहाँ पे भी मैंने 10 वन लाइनर्स आपके लिए दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ने की गलती मत करना, इसको ज़रूर पढ़ना है इनको, ठीक है। चलिए, अब इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कैंड फूड्स हैं उनको कंप्लीट कर देंगे और टॉपिक 4 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इनकी अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे और ये टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और बाकी साथियों के साथ इसको साझा कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।